मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। आज हमारे साथ जीवन संगनी, जी हाँ, हमारा एक खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ एक खास हस्ती है। इनका नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जब ये सामने आएंगे तो आप सब पहचान जाएंगे। फिर भी एक छोटा सा हिंट देते हैं कि ये सरलता और सादगी के लिए जाने जाते हैं, ठेठ राजस्थानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन की तरह लक्ष्य को भेदना जानते हैं और मेघ की तरह कभी कभी बरसते भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये, और हम लीजिए आपको मिला रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान अर्जुन राम मेघवाल जी और उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी श्रीमती पाना देवी जी। आप भारत के कानून मंत्री हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति की बातें सभी लोग करते हैं, आज हम कुछ इनके जीवन पर बात करेंगे और इस घर की जो मंत्री हैं, जो इनकी अर्धांगिनी है, उनसे बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ इस दंपत्ति से सीखने को मिलता है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। आज वो सब बाहर आएगा क्योंकि कुछ लोग प्रेरणा देते हैं और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग इतिहास रच देते हैं, और कुछ लोग जो प्रेरणा लेते हैं वो भी इतिहास रच देते हैं। तो ऐसे ही दो हस्तियां आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, आप आज देश के कानून मंत्री हैं। जब आपकी शुरुआत हुई तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप देश की इतनी बड़ी बागडोर को संभालेंगे? देखिए संजय जी, आपने तो बहुत ये लोडेड क्वेश्चन पूछ लिया और मेरी तो कल्पना में ही नहीं था कभी भी। मेरे परिवार में लोग बुनाई का धंधा करते थे, मेरे पिताजी, और या फिर खेती का जी। जो जिसको हम चौमासा चतुर्मास बोलते हैं बरसात के दिनों में, तो खेती, और शेष दिनों में हमारा बुनाई का धंधा, केस वगैरह इस तरह का। तो अब ऐसी लोकेलिटी में मैं पैदा हुआ जहाँ पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा ऐसा जुनून नहीं होता था, कभी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कोई पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। तो इन परिस्थितियों में मैं यहाँ पहुँच गया। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ जी। कि अगर बचपन में कोई व्यक्ति या लड़का या लड़की अच्छे संस्कार ग्रहण करता जाए, अच्छे संस्कार, वो संस्कार किसी गैदरिंग में भी मिल सकते हैं, माँ बाप से भी मिल सकते हैं, स्कूल में भी मिल सकते हैं, गुरुजनों से भी मिल सकते हैं, शादी होने के बाद जो दूसरा एक परिवार हमारे से जुड़ता है उनके यहाँ से भी मिल सकते हैं, पत्नी से भी मिल सकते हैं, पत्नी भी पति से ले सकती है। शादी होने के बाद हम माँ बाप हमारे चार हो जाते हैं, हमारे माँ बाप और पत्नी के माँ बाप, ऐसी हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो अगर वो अच्छे संस्कार ग्रहण करता जाए तो कहीं भी जा सकता है, तो चरित्र निर्माण अच्छा होता है ना जी। जब स्ट्रॉन्ग चरित्र का आदमी हो जाता है तो फिर वो कहीं जा सकता है, क्योंकि उसको वो डिगता नहीं है ना। फिर वो अपनी मंजिल तय करता है और उस मंजिल पे जब चलता है तो उच्च चरित्र का जो व्यक्ति होता है उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है और बाकी लोग सहयोग करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। गुरुजन, माँ बाप, दोस्त, ये सहयोग करते हैं। अच्छा मेघवाल जी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप तो लेखक भी बड़े लेखक हैं, और खासकर आपकी कुछ पुस्तकें मैं यहाँ भी देख रहा था, एक सफ़र हम सफ़र के साथ, दिव्य पथ दाम्पत्य का, दाम्पत्य को आपने बहुत ज़्यादा अपनी पुस्तकों में फोकस किया है।
और मैं कहूँगा कि उस पर जितना भी लिखा है वो वास्तव में एक दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और राजस्थान तो ऐसा कहा जाता है कि अगर संस्कार और संस्कृति देखनी हो तो व्यक्ति को राजस्थान जाना चाहिए। और आप तो बीकानेर से वैसे भी आते हैं, और बीकानेर तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बीकानेर से जब आपने शुरुआत की तो शुरुआती दौर में कौन से ऐसे संघर्ष थे जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई एक छोटी सी जगह से भी निकलकर आदमी इतनी बड़ी जगह जाकर भी बैठ सकता है? वो जो संघर्ष हैं आपके, और उस संघर्ष के एक विशेष साथी के बारे में हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। देखिए, उसको आप संघर्ष भी नाम दे सकते हैं, समन्वय से काम करने की रीति नीति भी कह सकते हैं। अब जैसे मैं जिस लोकेलिटी में था तो मेरे घर में जो जल से नल जिसको हम कहते हैं टूटी नहीं थी, तो हमें पानी बाहर से लाना पड़ता था। और पानी आप समझिए कि 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, कभी कभी कोई कुएं में कोई खराबी आ जाती तो 10 किलोमीटर दूर पानी लाना। तो पानी बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए होता था कि भाई मेहमान आ गए, पानी नहीं हुआ तो नहाएंगे कैसे, घर में इतने सदस्य हैं, पानी नहीं हुआ पूरा तो कैसे कपड़े धोएंगे, कैसे खाना बनाएंगे, पानी नहीं हुआ तो पशु क्या पिएंगे। तो पानी हमारे लिए बड़ा महत्व होता। पशु भी हमारे 8-10 गायों का विषय भी रहता था, कुंड भी होती थी। तो हम और मेरी ये धर्मपत्नी पाना देवी जी, हम बचपन में पानी साथ साथ लाते थे, और हमारे बात करने का भी वही माध्यम होता था। जाते समय कुएं पे जाते समय खाली घड़ा, और आते समय मेरे कंधे पे घड़ा, इनके सिर पे घड़ा, और हम दोस्तों से भी बात कर लेते थे, इनसे भी बात कर लेते थे। तो बात करने का ज्यादा माध्यम हमारा पानी लाते हुए कुएं जाते हुए रहता था। मतलब जो घड़े थे उनकी यारी अच्छी खासी आपके साथ रही। बिल्कुल थी, इसमें कोई शक नहीं है। घड़े की भी माप होता था। जैसे मेरे पास जो घड़ा था वो करीब शुरू में हम 10 किलो पानी जिसमें आता था वो लाते थे। ये शुरू में 5 किलो के आसपास का, फिर 7 किलो। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि भाई ऐसे तो 2-3 बार चक्कर निकालना पड़ेगा, आप तो 15 किलो वाला भी ला सकते हो, अब आप थोड़े जवान हो गए हो। तो हम 15 किलो वाला भी लाने लग गए, फिर ये 10 किलो वाले में पहुंच गए। ऐसे घड़े का माप होता था। तो ऐसे हम पानी लाने वाली जो हमारी दोस्ती थी ना इनके साथ, वो बहुत शानदार थी। पानी कैसे भरना, टूंटी कैसे खोलना, कितना जल्दी भरना। अच्छा, वहां भी कई बार लाइन लगी रहती थी कि भी अभी रुको, अभी ये लोग घड़ा भरेंगे तब आपका नंबर आएगा। तो ये सब चीजें हमने वहां देखी। तो समन्वय कैसे हो, समय का सदुपयोग भी आपने किया। और पति पत्नी के साथ समन्वय अच्छा हो तो एक बड़ी टास्क थी हमारे घर में। पानी कौन लाएगा? लाते थे बड़े बुजुर्ग ही लाते थे, लेकिन हमने दोनों ने ये जिम्मा लिया कि पानी हम लाएंगे पहले। तो जब पानी हम लाने लगे ना तो हम लोकप्रिय हो गए। उन्होंने कहा भाई ये दंपत्ति ठीक है, अब शादी तो हमारी बचपन में हो गई थी, तो बोला ये दंपत्ति ठीक, ये बड़ा टास्क हाथ में ले लिया इन्होंने। बिल्कुल। और आपने शादी का जिक्र कर दिया और जीवन संगनी की आज हम बात कर रहे हैं, तो शादी की बात पर आते हैं और शिक्षा पर आते हैं। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही, ये आपसे बहुत सारे लोगों को आज सीखने को भी मिलेगा। शादी आपकी कैसे हुई, कैसे आपकी पाना देवी जी धर्मपत्नी बनी? अब ये तो कोई हम पता नहीं, कोई ऊपर वाले ने तय कर रखा होगा, कोई पता नहीं। हमारे गांव से इनके गांव की दूरी भी थोड़ी ठीक ठाक ही थी, लेकिन इनके पिताजी और मेरे एक रिलेटिव रेलवे में एक साथ थे। वहाँ से उन्होंने कहा भाई एक लड़की ठीक है। अब हमने तो कभी देखी नहीं इनको, ना इन्होंने मुझे देखा, और शादी तय हो गई हमारी, सामाजिक रूप से तय हो गई, तो शादी हो गई। तो जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब भी हमारी शादी होगी 1968 में। 68 में आपके साथ? हाँ, 1968 में शादी होगी हमारी। उस समय मैं 8th में था। और सभी की सहमति हो गई, आपने भी सहमति दे दी? नहीं, मेरी कोई सहमति का विषय ही नहीं था, पिताजी की सहमति का विषय था। लेकिन उससे मेरे को एक थोड़ा ऐसा उस समय लगता था कि नुकसान हुआ, लेकिन बाद में जाके मुझे लगता है कि वो भी प्रकृति ने ठीक ही किया कि उस समय जो साइंस लेता था लड़का, उसको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता था। तो मेरे जब 8वीं में शादी थी
तो जो एग्ज़ाम था वो मेरी शादी के बीच में था और ना मुझे ध्यान पड़ा ना किसी ने बताया। मैं जब शादी होने के बाद जब स्कूल में गया 9th में और मैंने कहा मैं साइंस लूँगा, तो उन्होंने कहा साइंस वालों का तो टेस्ट हो गया भाई। और फिर एक गुरुजी ने मेरी मेहंदी देख करके कहा, मेहंदी हाथों में लगी होती है तो प्राय हर कोई लगा लेता है, पैरों में जब मेहंदी होती है ना, वो मुझे उस समय पता चला स्कूल में कि पैरों में मेहंदी होती है, इसका मतलब आपकी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा यार तुम व्यायाम करा रहे हो, ये मारवाड़ी जी 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 बिल्कुल, तुम व्यायाम करा रहे हो फिर तुम साइंस ले यार, तुम थारे कौन पार पड़े साइंस, तुम और में बैठ नहीं जा। दिया जाएगा तो और किसी को उसमें चले जाए। तो फिर मैं आर्ट्स में आ गया और आर्ट्स में आने के बाद जब मैं हिंदी साहित्य में मेरी रुचि हुई, दोहों में रुचि हुई, भजनों में रुचि हुई, संगीत में रुचि हुई, स्कूल में उसी समय वो मैंने रुचि को आगे तक जारी रखा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आगे।